Hello everyone, welcome to Topper's Notes. I am Rashmi and let's begin with today's current affairs. Our first article is कि रेलवे मिनिस्ट्री ने न्यू आयरन ओर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी का मेन एम ये है कि जो भी कस्टमर्स की वर्तमान की ज़रूरतें हैं उनका ध्यान रखना एंड जो आयरन ओर के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना। साथ ही में ये स्टील इंडस्ट्री को टोटल लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करेगी जिससे कि जो कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस हैं उनसे निपटने में स्टील इंडस्ट्रीज को सहायता मिलेगी। साथ ही रेलवेज ने ये बताया है कि वो जितने माल की ढुलाई करते हैं उसमें सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयरन ओर है। जैसे कि 2019-20 में उन्हें 1210 मिलियन टन की माल ढुलाई करी थी जिसमें से 17% पूरा आयरन ओर एंड स्टील था। और इस न्यू आयरन पॉलिसी से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंट्री की स्टील इंडस्ट्री इस पर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगी एंड ये जो कोर सेक्टर है उसको बहुत ही पावरफुल पुश देंगी एंड साथ ही में कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट भी करेंगी। नेक्स्ट आर्टिकल इज कि बहुत सारी एजेंसीज ने बताया है कि 2020 अभी तक के रिकॉर्डेड सबसे हॉटेस्ट ईयर्स में से एक है। NOAA के अकॉर्डिंग 2020 का जो एवरेज टेम्परेचर है वो पूरी 20th सेंचुरी के एवरेज टेम्परेचर से 0.98 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है एंड 2016 के एवरेज टेम्परेचर से 0.02 डिग्री कम है। NOAA के नेशनल सेंटर्स फॉर इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन ने ये बताया है कि 2020 अभी तक का सेकेंड सबसे ज़्यादा गर्म साल है। एंड यहाँ पे जो हमने NOAA देखा इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये फॉर्म हुआ था 1970s में एंड इसका हेडक्वार्टर है सिल्वर स्प्रिंग मैरीलैंड USA में। और IMD के अनुसार मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बोला है कि 2019 अभी तक का 7th वार्मेस्ट ईयर था। मतलब 2020 के पहले जो साल था वो 7th वार्मेस्ट ईयर था। एंड बर्कलीज अर्थ ग्लोबल टेम्परेचर रिपोर्ट के अनुसार 2020 अभी तक का सेकेंड वार्मेस्ट ईयर था। मतलब 1850 के बाद से ये सेकेंड वार्मेस्ट ईयर था। बट उनके एनालिसिस के हिसाब से 2016 और 2020 के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 0.022 डिग्री सेल्सियस का है। तो वो ये मान रहे हैं कि दोनों ही साल अभी तक के सबसे ज़्यादा गर्म सालों में से एक थे। और अभी हमने यहाँ पे IMD की बात करी थी तो IMD फॉर्म हुआ था 1875 में एंड इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आर्टिकल इज कि इंडियन अमेरिकन गरिमा वर्मा को फर्स्ट लेडी के ऑफिस में डिजिटल डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। इनका जन्म इंडिया में हुआ, बाद में कैलिफोर्निया के सेंट्रल वैली और ओहायो में ये पली बड़ी हैं। इन्होंने बाइडेन हैरिस कैंपेन के दौरान एक ऑडियंस डेवलपमेंट एंड कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में काम किया था एंड कैंपेन ज्वाइन करने के पहले ये कंटेंट टीम के लिए एज अ वॉलंटियर काम कर रही थी एंड उन्होंने देश भर में बाइडेन हैरिस वॉलंटियर्स को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ग्राफिक डिज़ाइंस प्रोवाइड किए थे। नेक्स्ट आर्टिकल इज कि रशिया ने ओपन स्काईज ट्रीटी को छोड़ने की घोषणा की है। ये जो ओपन स्काईज ट्रीटी है ये 30 कंट्रीज के बीच का एक समझौता है जो कि सभी पार्टिसिपेंट्स को ये अलाउ करता है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं उनकी टेरिटरीज पर वो निहत्ते विमान को उड़ा सकते हैं। उन्हें निहत्ते मतलब अनआर्म्ड विमान को उड़ाने की अनुमति है। एंड साथ ही में रशिया ने ये चिंता भी व्यक्त करी है कि इस ट्रीटी को छोड़ने के बाद भी वॉशिंगटन जो मेंबर स्टेट्स हैं उनसे खुफिया जानकारी ले सकता है। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं ये पूरा इशू है क्या। यूनाइटेड स्टेट्स ने ओपन स्काईज आर्म्स कंट्रोल एंड वेरिफिकेशन ट्रीटी को नवंबर में छोड़ दिया था एंड उसने रशिया पर यह आरोप भी लगाया था कि रशिया ने इस ट्रीटी का उल्लंघन किया है, लेकिन मॉस्को ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया था। अब एक क्वेश्चन उठता है कि USA एंड रशिया के इस ट्रीटी को छोड़ने से होगा क्या। अब इस ओपन स्काईज ट्रीटी को एक फेलियर माना जा रहा है एंड इस फेलियर से एक दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है INF ट्रीटी, इसका भी निधन माना जा रहा है। INF का फुल फॉर्म है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। इस ट्रीटी को USA एंड रशिया ने दोनों ने 2019 में छोड़ दिया था। अब देखते हैं INF ट्रीटी के बारे में। इस INF ट्रीटी को यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन ने 1987 में साइन किया था एंड इस ट्रीटी के अंदर दोनों पार्ट्स ने ये अग्री किया था कि वो दोनों अपनी दो कैटेगरी की लीथल मिसाइल सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे जिससे कि ये जो न्यूक्लियर आर्म रेस है ये डी एक्सेलरेट हो जाए, कम हो जाए।
नेक्स्ट आर्टिकल इज कि बोरिस जॉनसन ने जून में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को G7 मीट के लिए आमंत्रित किया है। सो यूके ने इस बार ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ कोरिया को इस साल की G7 समिट के लिए एज अ गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया है। एंड अब देखते हैं G7 मीट है क्या। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1975 में उस टाइम के टॉप इकोनॉमीज ने फॉर्म किया था। इसे एक इनफॉर्मल फोरम के रूप में फॉर्म किया था। इनफॉर्मल फोरम मतलब अनौपचारिक मंच जहां पर पूरे विश्व की समस्याओं पर चर्चा की जा सके। अब ये देखते हैं G7 में या फिर ग्रुप ऑफ 7 में जो जो कंट्रीज शामिल हैं उनके नाम। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए, ये सभी इस G7 में शामिल हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि तमिलनाडु को ऑयल एंड गैस कंजर्वेशन के लिए अवार्ड मिलेगा। सो ये जो अवार्ड है ये तमिलनाडु गवर्नमेंट को आज प्रेजेंट किया जाएगा। एंड ये जो अवार्ड है उन्हें सक्षम ऑयल एंड गैस कंजर्वेशन मंथ के इनॉग्रेशन के अवसर पर प्रेजेंट किया जाएगा। एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि तमिलनाडु पहला स्टेट है जिसने की स्टेट स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की घोषणा की। एंड ये पहला स्टेट है जिसने की कंप्रेस्ड बायोगैस को विद अ मॉडर्न प्लांट एंड मार्केटिंग नेटवर्क के साथ में लॉन्च किया। एंड तमिलनाडु के सीएम का नाम है E.K. पलानीस्वामी एंड गवर्नर का नाम है बनवारीलाल पुरोहित। नेक्स्ट आर्टिकल है कि केरला में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम को बनाया जाएगा, मतलब श्रमिक आंदोलन संग्रहालय को बनाया जाएगा। सो इस म्यूजियम में बड़ी संख्या में डॉक्यूमेंट्स एंड चीज़ों को प्रदर्शित किया जाएगा जिसने पूरे कॉन्टिनेंट में लेबर मूवमेंट को शेप किया। एंड देश में स्पेशली केरला के अल्फुजा रीजन में जिसे कि लेबर मूवमेंट का पालना माना जाता है, इस पर क्या इम्पैक्ट डाला। एंड इस म्यूजियम को LDF सरकार के सेकेंड 100 डे प्रोग्राम के अंडर में लॉन्च किया जाएगा। एंड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, केरला के सीएम का नाम है P. विजयन एंड गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट आर्टिकल इज कि PMFBY ने अपने 5 साल के ऑपरेशंस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। सो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2016 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। ये किसानों की पैदावार के लिए एक इंश्योरेंस सर्विस स्कीम है जिसका एम ये है कि किसानों पर जो प्रीमियम का बोझ रहता है उसे कम करना एंड जितना भी इंश्योर्ड सम है उसमें क्रॉप एश्योरेंस क्लेम्स को जल्दी से जल्दी सेटल करना। और इस पूरी स्कीम को सामान्य बीमा कंपनियां ही लागू कर रही हैं एंड इस पूरी स्कीम का संचालन हमारा कृषि मंत्रालय कर रहा है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कर रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल इज कि मणिपुर फोर्थ स्टेट बना है जिसने कि अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म्स को कंप्लीट किया है। सो अब मणिपुर ने ज्वाइन कर लिया है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना को जिसने कि ये अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म्स को कंप्लीट किया है। एंड इन रिफॉर्म्स को बनाया डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। एंड इस रिफॉर्म्स की कंप्लीशन के बाद मणिपुर अब एलिजिबल हो गया है कि वो ओपन मार्केट से 75 करोड़ रुपीस को बोरो कर सकता है एंड एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज जुटा सकता है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल एंड यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है N बीरेन सिंह एंड गवर्नर का नाम है नाजमा हेप्तुल्ला। नेक्स्ट आर्टिकल है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के लिए 1000 करोड़ रुपीस की घोषणा की है। सो ये जो घोषणा हुई है ये प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट के दौरान हुई है। सो इस पूरे प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट को हमने कल के सेशन में अच्छे से कंप्लीट किया था। एंड इसमें ये स्टार्टअप्स को उनकी ग्रोथ एंड ऑपरेशन के लिए इनिशियल कैपिटल के साथ मदद करेगा। एंड उसने ये भी गारंटी दी है कि ये स्टार्टअप्स को डेट कैपिटल को जुटाने में भी मदद करेगा। एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये कि इस इवेंट के दौरान मोदी जी ने बिम्स्टेक नेशंस के जो स्टार्टअप्स हैं उनके फाउंडर्स से भी बातचीत करी जिसमें इंक्लूडेड है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।